हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपीएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान या फिर आपका खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र। अब हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम यूपीएससी में जिसको हम हमारा कोर सब्जेक्ट मानते हैं ज्योग्राफी को, क्योंकि जीएस फर्स्ट में हमारे 3 पेपर होते हैं। एक हिस्ट्री का पेपर है, एक भूगोल का पेपर है और एक भारतीय समाज का पेपर है। इन 3 पेपर में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने आपको एस्ट्रोनॉमी बताया था। इसलिए बताया था क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको समझने के लिए बेसिक एस्ट्रोनॉमी को जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको ना तो मतलब क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कुछ भी काफी सारी चीजें रहेंगी, जलवायु विज्ञान के बारे में, अक्षांश और देशांतर को लेकर काफी सारी चीजें हैं, समुद्र को लेकर काफी सारी चीजें हैं, लोकेशंस वगैरह को लेकर काफी सारी चीजें हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी आपको जानना जरूरी है। और आज हमारी पृथ्वी जैसी है पहले ऐसी नहीं थी और आज ये ऐसी कैसे हो गई है, अगर आपको ये सब समझना है तो एस्ट्रोनॉमी के वो सारे के सारे लेक्चर आपको समझने होंगे और देखने होंगे। और पहले हमारी पृथ्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही जब हम एक अध्ययन और करेंगे समुद्र विज्ञान का या फिर क्या बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी का, और एक हम अध्ययन करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। तो इसको समझने के लिए आपको वो पुरानी वीडियोस आपको देखना जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आज समझने का ये प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें अगर हम देखें तो जीएस फर्स्ट को देखेंगे जब आप, तो यूपीएससी का सिलेबस आप देखिएगा। किसका सिलेबस देखिएगा? यूपीएससी का। आप लोग अपनी स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में आपको यूपीएससी का सिलेबस नजर आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा क्या है? यूपीएससी का सिलेबस है। अगर आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो एक बार यूपीएससी पे मतलब आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और उस यूपीएससी के पूरे सिलेबस को एक बार आप देखिए। वहां पर जब आप देखेंगे तो यूनिट देखो, आपको पता है जीएस जो फर्स्ट है उसके अंदर टोटल यूनिट कितनी है? 12। टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट है हमारी 12। और इस 12 यूनिट में यूनिट नंबर 10, 11 और 12, यानी कि ये कैसे पता चलेगा? तो आप जरा जाइएगा जीएस फर्स्ट का सिलेबस देखिएगा, मेंस का। किसका सिलेबस देखना है? मेंस का सिलेबस देखिएगा। और मेंस का सिलेबस जब आप देखेंगे, क्योंकि प्री में तो केवल इतना ही सिलेबस बता रखा है कि भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन असली डिस्कशन जो कर रखा है थोड़ा सा खुलकर, मतलब इतना भी खुल के नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी जो थोड़ी हिंट दे रखी है या बता रखा है वो बता रखा है सिलेबस हमारा मेंस के अंदर। तो मेंस में जीएस फर्स्ट को जब आप पढ़ेंगे, जनरल स्टडी फर्स्ट को, तो वहां का जो सिलेबस है वो आपको बताएगा कि टोटल हमारी यूनिट कितनी है? 12। और 10वीं यूनिट, 11वीं यूनिट और 12वीं यूनिट जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम भूगोल को देखें, किसको देखें? भूगोल को देखें, तो आखिर जब हम भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो भूगोल आखिर होता कितने प्रकार का है? तो सबसे पहले अगर भूगोल को हम डिवाइड करें तो आपको क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल। और याद रखिएगा आपके लिए जीएस फर्स्ट के लिए भौतिक भूगोल ही लगभग 80% सिलेबस यहां से आना है। बाकी का हल्का हल्का पार्ट आएगा, ठीक है ना, मतलब भारत का भूगोल भी आएगा काफी सारा, बट भौतिक भूगोल हमारा एक तरीके से कोर सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा आपको फोकस जीएस फर्स्ट के अंदर यहीं पर करना है। अगर आप ऑप्शनल वाले हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी बहुत डीपली जाके पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो भूगोल में हमको क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल भी हम देखेंगे। तो मानव भूगोल के लिए मेरा मतलब एडवाइस रहेगा, आप लोग 12th क्लास तक का मतलब 12th की जो किताब होती है ना, 6 to 12th, वो अगर ज्योग्राफी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उतना काम चल जाएगा। या आप 12वीं क्लास की 2 किताबें हैं मानव भूगोल को लेके, उतना पढ़ेंगे तो इनफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपको आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है, पर्यावरण भूगोल भी पढ़ना है और आपका भारत का भूगोल भी पढ़ना है। तो भूगोल में इतने सेगमेंट आपको कवर करने हैं क्या? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, भारत का भूगोल और फिर विश्व की और भारत की मानचित्र भी आपको पढ़ना है। लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा आपका भौतिक भूगोल को आपका कंप्लीट करने का टारगेट रहना चाहिए। और मैं आपको जो यहां पर सबसे पहले करवाने वाला हूं भौतिक भूगोल भी कराने वाला हूं। लेकिन भौतिक भूगोल या विश्व भूगोल जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, जीएस फर्स्ट के अंदर इसी का इंपॉर्टेंस है। और भौतिक भूगोल के अंदर भी क्या, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी क्या पढ़ना है?
सबसे पहले तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना किसकी, खगोल विज्ञान की। और खगोल विज्ञान पढ़ने के बाद हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको ध्यान रखिएगा, भू आकृतिक विज्ञान। साथ में फिर आपको क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, और फिर ओशियोनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपने अगर कवर कर लिया तो आपका काम चल जाएगा, जीएस फर्स्ट के लिए आप तैयार हैं। इसके साथ साथ आपको इंडियन, जी हाँ, इंडिया की जो ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी पे आपको काफी सारा फोकस करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, ये सब चीजों को आप कवर कहां से करोगे, तो मेरी एडवाइस है कि केवल अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं ना अलग से, तो 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है ना। 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़े, बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इतना इतना गजब का कॉन्सेप्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको क्या बताएं, कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पीटी में भी और मेंस में भी प्रत्यक्ष तौर पर क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं एडवाइस बस यही कहूंगा कि अगर आप सच में कुछ फॉलो करना चाहते हो 6 to 12th की ज्योग्राफी की, आप क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ें और फिर इतने में आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी के मामले में तो इतना काफी है। और फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता ना, तो मैं मतलब 6 to 12th नहीं करना चाहता है, तो मैं ये कहूंगा कि 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी आप प्लीज पढ़ें, ठीक है ना। ओल्ड न्यू एनसीईआरटी में भी आप कंफ्यूज रहते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मेरी एडवाइस है आप न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ें 6 to 12th। अगर कोई बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं ना, तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग 6 और 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी की, ठीक है ना। बाकी मेरा ये सजेशन है कि आपने मैपिंग ठीक से कर ली ना, तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता है नहीं, आप न्यू एनसीईआरटी आपके लिए इनफ रहेंगी। दूसरा, हमारी क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए यूट्यूब पर, ठीक है ना। और इस क्लास के हमारे क्या बनाने, आपको नोट्स बनाने। इतना आपने कर लिया तो मेरे इस बात का मतलब पूरा का पूरा प्रयास है कि आपका एक भी सेगमेंट ज्योग्राफी से छूटना नहीं चाहिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीजें हम आपको गंभीरता से करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको प्रॉपरली यूपीएससी के सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, हम उनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करवा रहे हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। चलिए, आज सबसे पहले जब हमने इतना समझ लिया है कि हमारा, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप जीएस फर्स्ट का मेंस का सिलेबस देखोगे, किसका सिलेबस देखोगे, मेंस का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो यूनिट 10, 11 और 12 आपका सिलेबस है हमारा ज्योग्राफी का। और इसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के अंदर चीजें पढ़नी है, भौतिक भूगोल पढ़ना है, मानव भूगोल पढ़ना है, आर्थिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल और भारत का भूगोल और वर्ल्ड और इंडिया की हमारी ज्योग्राफी करनी है। तो ये सारे सेगमेंट आपको कवर करना है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, यानी कि भौतिक भूगोल के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। साथ ही मैंने बताया कि अगर आप स्रोत के रूप में देखना चाहते हैं कि आप सोर्स कहां से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि केवल आप एनसीईआरटी को कवर करें, जीएस के लिए आपका इतना काफी रहेगा, और हमारी क्लासेस को फॉलो करते रहें और इनके नोट्स बनाते रहें। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता आई डोंट थिंक आपको पढ़ने वाली है। और भौतिक भूगोल या विश्व भूगोल के अंदर मैंने बताया कि हम आपको क्या करवाने वाले हैं, खगोल विज्ञान हम कंप्लीट करवा चुके हैं, वो सीरीज आप देख सकते हैं, हमारी फ्री है, वो फ्री अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हम करवा रहे हैं। जीएस का पूरा सिलेबस नहीं, मतलब जीएस फर्स्ट का सिलेबस नहीं, बल्कि जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ का पूरा आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं हम। हमारा पूरा प्रयास है। हाँ, इस प्रयास में देखो यार, अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना, तो उन चीजों को आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। और उसको खुद भी तो आप मतलब कर सकते हो। देखो, कुछ चीजें अगर हम छोड़ दें या छूट जाए गलती से, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूपीएससी जैसा जो एग्जाम है वो कितना सीरियस एग्जाम है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एक भी सेगमेंट हम छोड़ने ना दें। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल हम सारी चीजें करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। और ये हमारा खगोल विज्ञान हम करवा चुके हैं, और हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपका भू आकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का। इसके बाद हम आपको ये क्लाइमेटोलॉजी भी करवाएंगे, और देन आपका ओशियोनोग्राफी भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए, आज थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बारे में ना हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी आखिर है क्या। तो ज्योग्राफी के जनक माना जाता है इराटोस्थेनिस को। किसको माना जाता है? इराटोस्थेनिस को माना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने अपनी किताब में किया था, और इसीलिए इनको माना जाता है हमारा क्या, भूगोल के जनक हमारे इराटोस्थेनिस हैं। भूगोल के अगर गूगल करोगे तो कई सारे हमारे
जैसे हेकेटियस को बताएंगे भूगोल के जनक, बट मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू 11th क्लास की एनसीईआरटी ये बताता है कि भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कौन है, यही है हमारे इराटोस्थेनीज। तो ये एनसीईआरटी का एकदम टॉपिक है, तो ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, मतलब कि तरीके से आप इनको मतलब मानक मान के चलिए। एनसीईआरटी बेस है यूपीएससी का, ठीक है ना, जो मेन मतलब यूपीएससी ने यहीं से काफी सारी चीजों को डायरेक्टली पूछती है, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा चलिए। इराटोस्थेनीज होंगे हमारे क्या, भूगोल के पिता। आखिर ये भूगोल शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि भूगोल शब्द का केवल अभी फिलहाल क्या समझा रहे हैं, अर्थ, परिभाषा नहीं दे रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं कि भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि जो भूगोल लिखा हुआ है इस शब्द का मतलब क्या है। हिंदी में देख लीजिएगा, भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल आकार की, यानी कि स्टार्टिंग में हमारी थ्योरी थी कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल आकार की है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल आकार की। इसलिए लोगों ने, हमारे इंडियन लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका, भूगोल। भूगोल मतलब भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल आकार की, यानी कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसी को और इसके बारे में अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। लेकिन सबसे पहले भूगोल के बारे में जो बताया, ज्योग्राफी शब्द को जो इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये भी हमारे क्या थे, यूरोप के थे, इसीलिए ग्रीक भाषा से एक वर्ड निकला, नाम था जियो और प्लस ग्राफोस। क्या था, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। आप नोट्स बनाते हुए प्लीज चले, जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब क्या होता है हमारा, अध्ययन। ग्राफोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। कोई समस्या है तो बताओ फास्ट, अध्ययन या फिर वर्णन, ठीक है ना, अध्ययन या फिर वर्णन। इसका मतलब है कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हुआ हमारा कि पृथ्वी का वर्णन, एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, वही हमारा भूगोल विषय कहलाता है। तो भूगोल के अंदर हम क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं। इसका मतलब जो ग्रीक भाषा के जो दो शब्द थे, क्या, जियो प्लस ग्राफोस, इनका अर्थ बैठता है हमारा पृथ्वी का अध्ययन करना। लेकिन इंग्लिश भाषा में जो आज हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इस जियो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश भाषा के, जैसे आपको पता है एक रहता है हमारा जल, ये हिंदी का शब्द है, एक हमारा क्या रहता है, पानी, ये उर्दू का शब्द है। तो ऐसे ही, लेकिन है तो एक्चुअल में एक ही मीनिंग ना, ऐसे ही एक ही मीनिंग है। तो ऐसे ही मैंने बताया कि ग्रीक भाषा में तो दो वर्ड यूज करे गए थे, जियो प्लस ग्राफोस, जबकि इंग्लिश में दो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी, ग्राफी का मतलब क्या है, वर्णन या फिर चित्रण। ग्राफी का मतलब क्या है, चित्रण या फिर वर्णन, यानी कि जिसमें हम पृथ्वी का चित्रण या पृथ्वी का वर्णन करते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारा क्या, ज्योग्राफी। आसान भाषा में कहें तो ज्योग्राफी शब्द का ही मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का अर्थ समझ में आ गया, लेकिन ज्योग्राफी कितनी विचारधाराओं पे काम करती है, आखिर ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी की परिभाषा जब भी समझ में आएगी, जब आपको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण समझ में आ जाएंगे कि ज्योग्राफी जो है वो किस अप्रोच पे काम करती है। तो ज्योग्राफी में दो दृष्टिकोण है हमारा, एक है निश्चयवाद, इस निश्चयवाद को क्या कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद, नियतिवाद और प्रकृतिवाद, तीनों नाम लिख लीजिएगा प्लीज। क्या, इसको हमारा क्या कहते हैं, निश्चयवाद, नियतवाद, ठीक है ना, नियतवाद, और क्या कहते हैं, एक हमारा कहते हैं प्रकृतिवाद। क्या करते हैं हमारा जी, प्रकृतिवाद। प्लीज इसको याद रखिएगा, लिख लेना, नोट्स बना लेना। प्रकृतिवाद, ठीक है ना, प्रकृतिवाद। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृतिवाद हो गया हमारा, ठीक है ना, प्राकृतिक वाद। चलिए, एक होता है हमारा संभववाद, इसे संभववाद भी कहते हैं, संभावनावाद भी कहते हैं, संभावनावाद। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब ये क्या होता है तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नियतिवाद है ना, जो निश्चित है, आपने सुना होगा कि नियत, सुना है नियत शब्द, कहते हैं कि भाई इसकी नियत खराब है या इसकी नियत अच्छी नहीं है। तो नियत का मतलब कुछ नहीं होता, नियत का मतलब है स्टेबल रहना, स्थिर रहना किसी भी चीज पे। जब आप लोगों से सुनते हो ना कि इसकी नियत खराब है, इसका मतलब वो उसका मन, उसके जो विचार हैं वो स्थिर नहीं है, वो अपनी बातों पे टिका हुआ नहीं रहता है, यानी कि उसका कोई भरोसा नहीं, आसान भाषा में कहें तो जो निश्चित चीजें होती है ना वो नियत रहती है। जैसे सूरज पूरब से ही निकलेगा, नियत है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूर्णन करेगी, नियत है, यानी कि जो चीजें निश्चित होती हैं वही कहलाती है हमारी क्या, नियतिवाद, या फिर एक विचारधारा जिसमें हम चीजों को ऐसा मानते हैं कि ये चीजें नियत हैं और ये ऐसे ही रहने वाली हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे दादाजी के टाइम पर भी ऐसी थी, हमारे टाइम पर भी ऐसी ही हैं और आने वाले टाइम पर भी ये ऐसी ही रहने वाली हैं। इसको कहते हैं हमारा क्या, नियतिवाद या निश्चयवाद या प्रकृतिवाद। इसमें क्या होता है, लिख लेना ये सारे पॉइंटों को, मैं जो बोल रहा हूं सारे पॉइंटों को लिख लेना कि निश्चितवाद का मतलब क्या है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो क्या रहती हैं, वो हमारी नियत रहती हैं, निश्चित रहती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नियत हो गया। जैसे सूर्य का पूर्व से निकलना या हमारी जो पृथ्वी है उसका पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, ये नियत है। ठीक है ना। इसी विचारधारा में जो लोग हैं ना, मतलब प्रकृतिवाद वाले, वो ये मानते हैं कि प्रकृति की शक्ति बहुत प्रबल होती है। नियतिवाद में क्या मानते हैं लोग कि प्रकृति की शक्ति हमारी बहुत अधिक होती है और मानव प्रकृति के अधीन रहकर काम करता है। ये कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें प्राचीन अवधारणा को शामिल किया जाता है। प्राचीन समय में मानव कैसे काम करता था, आदि मानव था और आदि मानव था तो उसको कुछ ज्ञान नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था, तो प्रकृति जैसा उसको आदेश देती थी वो वैसा ही कार्य करता था। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर बरसात हुई तो वो बेचारा भीग रहा है। क्यों भीग रहा है, क्योंकि प्रकृति ने उसको आदेश दे रखा है भीगने का, क्योंकि उसको कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन बाय चांस उसको एक गुफा दिखी और ये प्रकृति ने तो उसको गुफा दिखाई, प्रकृति ने ही, भाई जो गुफा बनाई वो प्रकृति ने तो बनाई है, और ऐसा ज्ञान उसकी आंखों के सामने वो गुफा दिखाई दी, वो भी तो प्रकृति ने करा। अब वो छिपने कर कहां जाएगा, छिपने के लिए उस गुफा के अंदर जाएगा। तो यही तो प्रकृति, यानी कि ऐसी स्थिति जहां प्रकृति अपना प्रभाव दिखा सके कि देख मैं तुझे भिगा भी सकती हूं, देख मेरे अंदर कुछ क्षमताएं हैं, मैं जो चाहे तेरे साथ कर सकती हूं और तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आसान भाषा में कहें तो जहां प्रकृति की शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और मानव उसके आदेश के अनुसार काम करता है। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो ना, प्रकृति का भाई प्रभाव दिखाई दे रहा है, इफेक्ट, यानी कि आसान भाषा में कहें तो क्या सूरज आपके कहने से निकलता है? नहीं, आप सूरज के कहने से उठते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी, डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा ना लाइफ में। तो भाई देखिएगा, प्रकृति ने मॉर्निंग में सुबह सूरज को उगाया और सूरज जैसे निकला आप उठ गए। मॉर्निंग किसके अकॉर्डिंग हुई? प्रकृति के अकॉर्डिंग हुई। तो कुछ चीजें नियत हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली है। तो यहां पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो जहां प्रकृति की प्रबलता दिखाई देगी, ऐसी विचारधाराओं के साथ जब ज्योग्राफी में काम किया जाता है या चीजों का अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं हमारा क्या, कि ये भूगोल में क्या है, निश्चयवाद है। और इसी निश्चयवाद को ज्योग्राफी में मान्यता मिलती है। एक और होता है कुछ भूगोलवेत्ता हमारे संभववाद के आधार पर, यानी कि भूगोल में संभावनावाद या संभववाद के ऊपर हमारा क्या करते हैं, इस अप्रोच पे काम करते हैं। जैसे कुछ चीजें पॉसिबल हैं, इसमें वर्तमान समय के हमारे लोगों को शामिल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानव अपने ज्ञान, तकनीक और कौशल की सहायता से प्रकृति के ऊपर अपनी छाप छोड़ दे, प्रकृति के ऊपर अपनी छाप छोड़ दे, इसको हम कहते हैं क्या, संभावनावाद या संभववाद। ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखिएगा। हम पहाड़ों में गए, पहाड़ों में हमने क्या कर दिया, हमने मार्ग तैयार कर दिए। तो हमने प्रकृति के ऊपर दिखाया कि देखो आपने हमको मार्ग नहीं दिया था लेकिन हमने मार्ग बना दिया। जैसे दशरथ मांझी हमारे है ना, माउंटेन मैन, उन्होंने क्या कर दिया, मार्ग बना दिया था, पर्वत को चीर दिया था। ऐसे तो आपको चीरते हुए निकल जाना दोस्तों, है ना। यूपीएससी का एग्जाम कितना भी टफ हो, और कोई टफ एग्जाम नहीं है, बस क्या है, मैं सच बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों के अंदर, निरंतरता नहीं है काम को करने की। और जिस दिन निरंतरता आ जाएगी ना काम करने की, उस दिन यूपीएससी बहुत सरल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना। चलिएगा, तो ये क्या है हमारा संभावनावाद में हम काफी सारी चीजों को देखते हैं। जैसे प्रकृति ने भीषण गर्मी दी, जैसे कि हम राजस्थान के अंदर जाएं या रेगिस्तान के कोई भी क्षेत्र में जाएं तो क्या हमको भीषण गर्मी मिलती है, और गर्मी वाले इलाके में रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मानव ने क्या करा, एसी का विकास किया। तो ये क्या है, प्रकृति पे अपनी छाप तो छोड़ी ना। धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए मानव ने ग्रह बनाए, भवन बनाए। तो ये क्या है, ये प्रकृति के ऊपर मानव की एक छाप है। इसी को कहते हैं हमारा क्या, कि कुछ चीजें संभव हो गई हैं। इसी विचारधारा के आधार पर काम करता है कौन, भूगोल। तो भूगोल हमारा दो आधार पे काम करता है, यानी भूगोल के अंदर जो भूगोलवेत्ता हैं दो आधार पे अध्ययन करते हैं। एक कि कुछ चीजें नियत हैं और प्रकृति के द्वारा निश्चित की जाती हैं,
और मानव का उनके ऊपर बस नहीं है और मानव प्रकृति के अधीन रहते हुए काम करता है। दूसरा संभववाद, जिसमें मानव की कुछ शक्तियां होती हैं और मानव अपनी शक्तियों से प्रकृति के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ना या अपनी छाप को दिखाने का प्रयास करता है। चलिए, साथ ही अब हम समझते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है, क्योंकि भूगोल का अर्थ समझा, भूगोल की विचारधारा को समझ लिया, अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि भूगोल है क्या। ठीक है ना। तो देखो, भूगोल पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन मानव के ग्रह के रूप में करता है, अर्थात यह मानव विज्ञान है जिसमें उन भौतिक और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध मानव से है, अन्यथा वह प्राकृतिक विज्ञान का भाग होगा। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो भूगोल क्या है? भूगोल कुछ नहीं है, भूगोल अध्ययन है पृथ्वी की ऊपरी सतह का। लेकिन ऊपरी सतह का जब हम अध्ययन करेंगे तो मानव के ग्रह के रूप में, किसके? मानव के ग्रह के रूप में हम अध्ययन करेंगे। ऐसा मानेंगे कि जहां जहां मानव का हस्तक्षेप है, मानव की दस्तक है, वहीं पर हम भूगोल मानेंगे। अगर वहां पर मानवीय घटनाएं नहीं हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो केवल हमारा ये क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान कहलाएगा। अगर मानव का संबंध नहीं है तो ध्यान रखिएगा, भूगोल की परिभाषा में वर्ड जरूर यूज करना है आप लोगों को कि भूगोल कब कहलाएगा? जब प्राकृतिक परिघटनाओं के साथ मानव का अंतर संबंध देखने को मिलेगा, अन्यथा वह प्राकृतिक विज्ञान का भाग हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चीजें क्लियर हुई होंगी। साथ में कैसे अध्ययन करते, जैसे कि हमारा प्रकृति है, तो प्रकृति ये क्या है? हमारा मानव है। कुछ मानव क्या कर रहा है? कुछ क्रियाएं कर रहा है और अपनी क्रियाएं करके क्या कर रहा है? प्रकृति के ऊपर छाप छोड़ रहा है। लेकिन प्रकृति के द्वारा भी तो कुछ परिघटनाएं हो रही हैं, कुछ हमारी परिघटनाएं हो रही हैं, और इन परिघटनाओं का प्रभाव किस पर हो रहा है? मानव के ऊपर हो रहा है। तो ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, और यही है हमारा ज्योग्राफी। आने वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, और इसमें हम आपको सबसे पहले भूगार्विक समय सारणी करवाएंगे या भूगार्विक इतिहास करवाएंगे, यानी कि जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी से उत्पत्ति से लेके अभी तक का चरण क्या रहा, और फिर उसके बाद आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सिस्टम समझाया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सिस्टम है उसको समझाएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियोस को प्लीज फॉलो करते रहें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।